भारत में लाखों लोग एनीमिया यानी खून की कमी से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं होता। अगर आपको लगातार थकान, कमजोरी, चक्कर या चेहरा पीला रहने जैसी समस्या है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे एनीमिया यानी खून की कमी के कारण, लक्षण, जांच और सही न्यूट्रिशन सपोर्ट। आप सब लोगों का आज के हमारे 90 डेज हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, आप सब लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है एनीमिया यानी खून की कमी। और आज की डेट में अगर हम देखें तो ये एक कॉमन सिम्टम्स, बहुत सारे आपको इस तरीके के कस्टमर नजर आएंगे, खास करके जो फीमेल्स हमारे साथी हैं उनमें या बच्चों के अंदर खून की कमी एक आम समस्या आज की डेट में बन चुकी है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो डेडिकेटेड है एनीमिया, खून की कमी को लेकर के। उसमें आज हम सीखेंगे कि खून की कमी के क्या कारण होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं जिनके माध्यम से हम ये पहचाने कि इसको खून की कमी है, कौन कौन सी ऐसी जांचें हैं, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो खून की जांच करने में हमारी हेल्प करते हैं, क्या बचाव है जिनको करके हम खून की कमी से बच सकते हैं, या हम हमारे नियर डियर जो भी लोग हैं उनको खून की कमी होने से बचा सकते हैं, कौन से ऐसे न्यूट्रिशन सपोर्ट्स हैं जिनके माध्यम से आप वापस से रिकवरी करने में हेल्प कर सकते हैं। तो जो थकान हमारी बॉडी में होती है उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि थकान का अक्सर एक बड़ा रीजन, एक कारण जो है वो कहीं ना कहीं खून की कमी हो सकती है। तो खून खून की कमी एक संकेत है बॉडी के अंदर, अगर थकावट हो रही है तो इसको हम थोड़ा सा अगर देखें तो आज की डेट में खून की कमी या एनीमिया होता क्या है, एनीमिया क्या है, इसको सही मायने में सही तरीके से अगर समझा जाए तो एनीमिया खून की कमी की ऐसी स्थिति होती है जिसमें हीमोग्लोबिन या आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, या हीमोग्लोबिन, इन दोनों में से किसी भी एक तत्व की कमी अगर हमारे ब्लड में हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो एनीमिया या खून की कमी हम उसे कह सकते हैं। अब हीमोग्लोबिन और आरबीसी दोनों का क्या कनेक्शन है, दोनों क्या है, थोड़ा सा इसे समझे। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन हमारी जो आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। बेसिकली जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन कहलाता है। और हीमोग्लोबिन का जो मेन काम है वो आपके ऑक्सीजन को फेफड़ों से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन, शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी हम अक्सर एक बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई का काम कौन करता है? ब्लड। उसमें से आपकी ऑक्सीजन सप्लाई का जो पार्ट है वो देखता है आपका हीमोग्लोबिन। तो अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर शरीर के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं या जो टिश्यूज हैं उनको जो ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है वो ऑक्सीजन सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा जरूरत से कम हो गई। जब उसकी मात्रा कम हो गई तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी नेचुरली धीरे धीरे कम होगी। तो जैसे जैसे उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे टिश्यूज या ऑर्गन्स तक जाना कम हो जाती है, वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर कई तरीके की समस्याएं होना शुरू हो जाती है। कमजोरी आना, थकावट रहना, इस तरीके की कई सिम्टम्स आगे हम बात करेंगे, वो हमारी बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। अगर सरल शब्दों में आप इसको समझोगे एक सेंटेंस के अंदर, तो हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब है खून की कमी या एनीमिया, और एनीमिया होने का मतलब या उसका जो रिजल्ट आपको प्रोड्यूस होगा वो होगा ऑक्सीजन की कमी, जिससे शरीर में कमजोरी आना शुरू हो जाती है। तो एनीमिया अगर सही मायने में देखा जाए तो ये आपका एक संकेत है, एक अलार्म है जो कई कारणों से हो सकता है, और इसको सही तरीके से अगर आप पहचाने तो बॉडी में होने वाले जो बदलाव हैं या जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे हम बच सकते हैं। तो एनीमिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। एनीमिया जो होता है वो हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी की वजह से। अब हीमोग्लोबिन और आरबीसी जो है वो हमारी बॉडी में क्या रोल अदा करते हैं, उनका काम क्या है, थोड़ा सा वो समझे। तो हमारे शरीर की हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने और ऊर्जा देने में हीमोग्लोबिन और आरबीसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये हम सब जानते हैं। इसमें दोनों का अलग अलग क्या रोल है वो थोड़ा सा समझे कि हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है और जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, वो क्या करती है। हीमोग्लोबिन जो है वो आपके
आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसका कलर रेड होता है, और हीमोग्लोबिन के रेड कलर की वजह से ही हमारा खून का जो कलर है वो आपका रेडनेस या जो लाल होता है उसका कारण या उसकी जो वजह है वो आपका हीमोग्लोबिन है, वो रेड कलर का प्रोटीन होता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर या बांधकर पूरे शरीर के अंगों और ऊतकों यानी टिश्यूज तक पहुंचाता है। ये इसका मेन काम है हीमोग्लोबिन का। यह शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाने में मदद करता है। यानी आपकी जो श्वसन क्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन प्रकृति से लेते हैं, फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, और फेफड़े जो हैं वो उसको हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई हमारा जो है हीमोग्लोबिन को पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट जो बनता है हमारी श्वसन क्रिया के बाद में, वो सारे के सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर है उसको वापस इकट्ठा करके फेफड़ों तक लाता है। तो एक श्वसन क्रिया है, इसको हम कभी फिर से समझेंगे। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाने का जो काम है वो आपका हीमोग्लोबिन देखता है। ये काम हीमोग्लोबिन के अंडर में आता है। आरबीसी जो होती है, आरबीसी गोल, लचीली और बाइकॉनकेव यानी बीच में धसी हुई आकार की होती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है, आरबीसी का जो शेप है वो आप देख सकते हैं। इनका जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना है। आरबीसी की जो औसत आयु है वो 120 दिन होती है, यानी लगभग 4 महीने। इसके बाद में नई आरबीसी बनती है। तो आरबीसी जो हमारी बॉडी के अंदर होती है या जो ब्लड सेल्स होती हैं, वो ब्लड सेल्स हर चौथे महीने 120 दिन के बाद में हमारा ब्लड पूरे तरीके से हमें कह सकते हैं कि चेंज होता रहता है। तो आरबीसी जिसमें से टूटती रहती है और नई बनती रहती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ता है, आरबीसी जो है वो उसको पूरे शरीर तक पहुंचाती है। तो अब ये दोनों में आप इनका कनेक्शन समझेंगे, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है, अपने साथ उसको पकड़ के जोड़ लेता है, और फिर जब आरबीसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है तो वो ऑक्सीजन को साथ में लेकर के वहां पे चली जाती है। तो जिससे सभी अंगों को ऑक्सीजन मिलती है और उससे हमारे शरीर को एनर्जी और जो ऊर्जा है वो मिलती रहती है। जब हीमोग्लोबिन कम होता है या आरबीसी की संख्या घटती है तो शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, उन तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि शरीर में थकान, कमजोरी, चक्कर जैसे लक्षण आपको दिखाई देने लग जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन और आरबीसी की जो भूमिका है, जो इनका रोल है, जो इनका काम है, वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हमारी बॉडी में सबसे अहम रोल जो आरबीसी का और इसका है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सप्लाई आपका देता है। एनीमिया का कारण क्या हो सकता है? एनीमिया किन कारणों से होता है? जनरली अगर हम देखें तो सबसे पहला जो कारण आपको समझ में आएगा, जो नजर आएगा, वो आपका है पोषण की कमी। आपके खाने के अंदर जो डे टू डे लाइफ में आप चीजें खाते हैं उसके अंदर आपको आयरन, फोलेट, विटामिन B12 या प्रोटीन की कमी, इनमें से ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं, अगर ये आपके थाली में, आपके खाने में पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे तो आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी यानी कि एनीमिया होना स्वाभाविक है। क्योंकि आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए वो अगर नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा दूसरा जो कारण आपका बनता है वो है आपका अत्यधिक मासिक धर्म, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है महिलाओं के अंदर, उसमें ब्लड का बहुत ज्यादा निकलना, हैवी पीरियड्स जिनको आते हैं उनमें खून की कमी आपको अक्सर मिलेगी, क्योंकि एक बड़ी क्वांटिटी जो है वो खून की उनकी बॉडी से निकल जाती है हर महीने। तो ऐसी महिलाओं के अंदर जिनमें इसका पीरियड्स काफी हैवी आते हैं उनमें आपको अक्सर खून की कमी मिलेगी। इसके अलावा गर्भावस्था जो है उसमें शरीर में आयरन की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिससे भी बॉडी के अंदर आयरन की कमी यानी कि एनीमिया होना आम बात है। क्योंकि इसमें जो लेडीज हैं, प्रेग्नेंट जो हैं, उनकी बॉडी के अंदर, उनके शरीर में एक नया जीव यानी एक स्वस्थ बच्चा भी पल रहा होता है, तो उसको भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कहीं ना कहीं जो डिमांड है आयरन की वो बॉडी में माँ और बच्चे दोनों की वजह से ज्यादा हो जाती है,
और अगर उसकी पूर्ति नहीं की जाती है, यानी अगर उनको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आयरन नहीं मिल पाता है, तो आप देखेंगे कि उनके अंदर धीरे धीरे खून की कमी आना शुरू हो जाती है। और इस अवस्था के अंदर जब भी डॉक्टर जिसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो वो सजेस्ट करते हैं कि अच्छी हेल्दी डाइट लें, क्योंकि इस समय उनको न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा होती है। इसके बाद में आप देखेंगे पाचन की समस्या, खाने में पोषक तत्वों का सही अवशोषण नहीं होना, यानी खाने में जो आप खा रहे हो, पहली चीज उसमें पोषक तत्वों की कमी अगर है तो खून की कमी होगी। अगर उसमें पोषक तत्व भरपूर हैं लेकिन उसका डाइजेशन आपका अगर ठीक नहीं है, उनका अवशोषण नहीं हो पा रहा है बॉडी में, वो न्यूट्रिशंस या जो आपके आयरन या जो भी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट की जा रही है, न्यूट्रिशन जा रहा है, वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है बॉडी में, तो भी क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर खून की कमी या न्यूट्रिशंस की कमी आना शुरू हो जाती है। ये कई तरीके के कारण हो सकते हैं, आईबीएस सिंड्रोम जो होता है, सीलिएक डिजीज हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो इस तरीके की कई चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आपको एनीमिया के कारण बनते हैं, डाइजेशन अच्छा नहीं होने की वजह से। इसके बाद में आपका खून की कमी या खून का किसी भी कारण से निकल जाना, उसका क्षति होना, नुकसान होना, जैसे चोट लगी, ऑपरेशन हुआ, या आंतरिक रक्त स्त्राव या बार बार रक्तदान, ये जब चीजें आपकी बॉडी से खून बार बार बाहर निकलता है, चोट लग गई खून निकल गया, ऑपरेशन की वजह से खून की बॉडी से निकल गया, या इंटरनल आपका जो है वो कहीं ना कहीं सिक्रेशन हो रहा है, या जो लोग अक्सर बार बार आपका खून डोनेट करना भी आपको नुकसान देता है, तो आपकी बॉडी में एनीमिया की सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीजों को भी हमें बैलेंस करना है। इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर पे कीड़े लगना, पैरासाइट्स अगर आपको लग जाते हैं, यानी हम देखते हैं कि अक्सर छोटे बच्चों में हमें मिलता है ना, खासकर बच्चों में कीड़ों के कारण आंत में खून की कमी और पोषक तत्वों की कमी होना स्वाभाविक है। छोटे बच्चों में आप देखते होंगे कीड़े लग जाते हैं, तो वो कई तरीके की समस्याएं उनको देखने को मिलती हैं। उनको बॉडी के अंदर कुछ खाते हैं वो लगता भी नहीं है, बॉडी के अंदर उनकी वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है ना। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको कीड़े लगने की वजह से, पैरासाइट्स की वजह से बच्चों में अक्सर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में कुछ दवाइयों का प्रभाव भी आपको एनीमिक बना देता है। कुछ दवाइयां जैसे पेन किलर, है ना, आप पेन किलर में अक्सर कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि बार बार वो पेन किलर का जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं, यानी हल्के से कुछ सिम्टम्स हुए और पेन किलर खाना शुरू। कोई आपका डाइक्लोफेनेक खा रहा है, कोई आपका निमेसुलाइड खा रहा है, कोई आपको पैरासीटामोल खा रहा है। तो इस तरीके की जो भी चीजें हैं, अक्सर जो लोग ज्यादा यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको एनीमिक बनाने की तरफ लेके जाती है। हाई एंटीबायोटिक का यूज, एस्प्रिन का यूज, ये सब आपकी खून की कमी के कारण बन सकते हैं। और आप ज्यादातर देखेंगे कि जिन लोगों में कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, हल्की सी जुकाम भी अगर लग जाती है तो वो इमीडिएटली उसमें अजिथ्रोमाइसिन खाना शुरू कर देते हैं, है ना, कि जुकाम हो गई तो ये फटाफट इसको ठीक किया जाए। बॉडी अपने आप को खुद हील करती है, थोड़ा सा हमें उसको टाइम, थोड़ा सा हमें उसको सपोर्ट करना होता है। छोटी छोटी चीजों के लिए आपको कभी भी दवाओं पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, जब तक आपको ना लगे कि जरूरत ज्यादा है या आपकी सिचुएशन ऐसी है कि अब आपको लेना ही पड़ेगा, तो आप उन चीजों से बचें। क्योंकि बॉडी, अगर आप, जैसे आपको सर्दी जुकाम है, एक वक्त के बाद में खुद सेल्फ हील हो जाता है, बॉडी खुद उसको हील कर लेती है। या आप अपने कुछ देसी चीजें जो हम घरेलू डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, गर्म चीजें यूज करें, ठंडे से बचे, तो बॉडी अपने आप ही उसको हील कर लेती है। आप एंटीबायोटिक्स के ऊपर, पेन किलर के ऊपर, इन पे डिपेंडेंसी अपनी ना बनाएं। उसके बाद में आपका एक कारण बनता है आनुवंशिक कारण, जैसे थैलीसीमिया, है ना, या स्किल सेल एनीमिया आदि में शरीर हीमोग्लोबिन कम बनता है। तो ऐसे जो रोग होते हैं उनमें आपको एनीमिक पेशेंट जो मिलते हैं उनमें उसका कारण आनुवंशिक होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक हेरेडिटरी कारण भी आपका बनता है। उसके बाद में आपकी क्रोनिक बीमारियां, तो क्रोनिक बीमारियां जो हैं वो किडनी रोग, लीवर कैंसर, टीबी, ऑटो इम्यून रोग, ये जो है इनके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो बहुत तेजी से डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से आपके जो आरबीसीज हैं वो टूटना, कम होना शुरू हो जाती हैं।
रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम हो जाती है। ऐसे स्थितियों के अंदर भी आप देखेंगे हीमोग्लोबिन का लेवल या आरबीसी का जो लेवल है वो गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर कुछ कारण होते हैं कि एक तो आपकी बॉडी के अंदर जो है इनका डिग्रेडेशन, यानी हीमोग्लोबिन या आरबीसी जो है इनका टूटना तेज हो जाता है। तो जितनी तेजी से ये टूट रहे हैं उतनी तेजी से बन नहीं पाते हैं। तो इस तरीके की जो गंभीर बीमारियां हैं, क्रोनिक बीमारियां हैं, उनमें आरबीसी का टूटना तेज होता है, बनना स्लो हो जाता है। तो इस मिसबैलेंस की वजह से खून की कमी हो जाती है, या आपकी इम्यूनिटी या शरीर के कमजोर होने की वजह से आरबीसी बनना ही कम हो जाती है। तो दोनों ही कारणों की वजह से आप कहीं ना कहीं समझेंगे कि आपको एनीमिया किस तरीके की कंडीशन में होता ही है। उम्र बढ़ना, बुजुर्गों में पोषण की कमी होती है, पाचन कमजोर और शरीर की क्षमता को कम होने से एनीमिया होना उनके अंदर आप देखेंगे हो जाता है। क्योंकि हमने देखा कि हर 120 दिन यानी 4 महीने के अंदर आरबीसी डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब वो आरबीसी टूट तो गई, लेकिन उम्र के साथ में उसको वापस बढ़ने की स्पीड स्लो हो जाती है। अब उसके टूटने की स्पीड तो जो है वो 120 दिन है ही है, और उम्र के साथ में वो और कम हो जाती है। यानी आप देखेंगे तो 120 दिन की बजाय वो 110 दिन में, 100 दिन में भी जो आरबीसी है वो उम्र के साथ में कमजोर हो गई तो वो टूटना शुरू हो जाती है, लेकिन उतनी तेजी से उनमें हीमोग्लोबिन वापस बढ़ नहीं रहा होता है। तो उनमें धीरे धीरे आप देखेंगे कि खून की कमी आना शुरू हो जाती है। तो ओल्ड एज के अंदर भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होता है अपने बुजुर्गों का कि उनको पोषण युक्त भोजन जरूर दें, ताकि उनकी बॉडी में जितना डैमेज हो रहा है उसको हम न्यूट्रिशन के माध्यम से, प्रॉपर डाइट के माध्यम से कवर अप करके उनको हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकें। याद रखें, एनीमिया एक कारण नहीं बल्कि एक संकेत है कि शरीर में कहीं ना कहीं पोषण अवशोषण या रक्त की कमी हो रही है। सही जांच, सही पोषण और सही देखभाल से एनीमिया को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। इसके लक्षण क्या होंगे? इसके लक्षण अगर आप देखेंगे तो एनीमिया में शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे शरीर कई तरीके के संकेत देने लगता है। ये संकेत क्या है, ये सिम्टम्स और साइंस क्या है? अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है वो है आपका थकान और कमजोरी। थोड़ा सा काम करने पर भी जल्दी से थक जाना, थोड़ा सा पैदल चलने से थकावट हो जाती है, थोड़ा सा सीढ़ियां चल लेते हैं तो थकावट हो जाती है। तो अक्सर आप देखेंगे ऐसे लोग जिनके अंदर एनीमिक कंडीशंस बनी हुई है या एनीमिया उनको है, खून की कमी है, उन लोगों में थकावट बहुत जल्दी महसूस होने लग जाती है। इसके बाद में चक्कर आना, अचानक उन लोगों को चक्कर आने लग जाता है जिनमें एनीमिया होता है। उनका जो सर है वो आप देखेंगे तो वो उनको बिल्कुल सिर हल्का लगने लग जाता है, हल्का नहीं सर भारी लगता है, सर में भारीपन सा महसूस होने लग जाता है। इसके बाद में चेहरे का पीलापन, चेहरे पर या होठों पर, आंखों के नीचे और नाखूनों के नाखून जो है वो धीरे धीरे उसमें आपको व्हाइटनेस या पेलनेस नजर आती है। जो रेडनेस है वो उनकी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देखते हैं जब डॉक्टर जांच करता है, जो पुराने हमारे चिकित्सक होते थे, डॉक्टर होते थे, वो एनीमिया की जांच में आपको देखते थे, सिम्टम्स जब पहचानते थे या फिजिकल एग्जामिनेशन करते थे तो वो आपके नाखूनों को चेक करते थे, है ना। आजकल तो ये चीजें कम हो गई हैं। आपकी आंखों को वो चेक करते थे कि आंखों के अंदर किस तरीके का कलर है। तो ये कलर और फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं। सांस का फूलना, सीढ़ी चढ़ने या हल्का काम करने पर भी सांस फूलने लग जाती है जो एनीमिक होते हैं। सिर दर्द, अक्सर सिर में दर्द या भारीपन रहना शुरू हो जाता है। तो ये भी आपका एनीमिया का एक लक्षण आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में दिल की धड़कन तेज होना, पाल्पिटेशन यानी घबराहट होना, है ना, ये चीजें भी आप देखेंगे। तो जो हार्ट की स्पीड है वो तेज हो जाती है, घबराहट उनको महसूस होने लगती है, ये भी एनीमिया का एक लक्षण हो सकता है। जिन लोगों में खून की कमी होगी उनको भूख भी कम लगना शुरू हो जाती है। भूख में कमी और खाने का मन नहीं करना भी उनका एक आपका सिम्टम्स है, एक लक्षण है। इसके अलावा नाखून कमजोर होना, नाखून पतले, टूटने वाले या चम्मच जैसे मुड़ जाते हैं। तो जब एनीमिया होगा, खून की कमी होगी, तो आपके बॉडी में बहुत तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक है आपका कि उनके नाखून
कमजोर हो जाते हैं, बाल उनके कमजोर हो जाते हैं, तो बाल झड़ने लग जाते हैं, और नाखूनों के अंदर भी आप देखेंगे तो उनके अंदर क्रैक्स आना, छोटी सी हल्की सी किसी चीज की वजह से टूट जाना, क्योंकि कमजोर होते चले जाते हैं। इसके अलावा ध्यान केंद्रित होना, ध्यान केंद्रित भी नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, एकाग्रता नहीं होती है। तो ये आपके कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखें, ये लक्षण धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, इन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको अपने या अपनों के अंदर किसी में भी नजर आते हैं तो आपको अलर्ट होना है कि ये एनीमिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। इनको समय पे पहचानना है, सही पोषण उनको देना है, और उनको जो एनीमिक कंडीशन आगे बढ़ेगी उससे उनको बचाना है। जोखिम वाले लोग, किन किन लोगों को एनीमिया होने के चांसेस, संभावनाएं बढ़ जाती है, ज्यादा रहती हैं, वो थोड़ा सा देखें। तो कुछ लोगों में एनीमिया होने का खतरा ज्यादा होता है, वो कौन से लोग होते हैं ये हमें पहचानना है। सबसे पहला, गर्भवती महिलाएं, गर्भाशय गर्भावस्था में शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ती है, जिससे आयरन की आवश्यकता बढ़ जाती है। शरीर में रक्त की डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से आयरन की आवश्यकता बढ़ती है। क्यों क्यों बढ़ती है वो हमने भी डिस्कस किया है कि उसमें जो बेबी होता है, जो बच्चा उनकी होता है पेट के अंदर, उसको भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आयरन की कमी उनमें होना एक आम बात है। तो ऐसे में न्यूट्रिशन की पूर्ति गर्भवती महिलाओं में हमें एक्स्ट्रा फीड करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिलाएं, जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग जिनका चल रहा होता है, तो दूध बनाने के लिए भी शरीर को एक्स्ट्रा पोषक तत्वों की जरूरत होती है, खास करके आयरन की। तो अगर उनकी बॉडी में भी आयरन नहीं होगा तो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से उनके आयरन का कंजप्शन बढ़ेगा और धीरे धीरे उनमें एनीमिया होने लग जाता है। तो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद में भी आयरन और न्यूट्रिशन की पूर्ति हमें ज्यादा करनी चाहिए। इसके अलावा टीनेज के अंदर जो यंग बच्चियां होती हैं, जिनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू होता है लगभग 13-14 साल की एज के बाद में, तो उनमें आयरन की कमी का खतरा तेजी से बढ़ता है। क्योंकि उससे पहले जब उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, उससे पहले वो बिल्कुल नॉर्मल थे, उनका जो डाइट था वो अलग था। लेकिन जैसे ही उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उनकी बॉडी से खून निकलना तेजी से शुरू होता है अचानक से, तो उनकी बॉडी में इम्बेलेंस होने लग जाता है। तो ऐसे टीन एज के अंदर, किशोरियों के अंदर थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा टेक केयर करना होता है। इसके अलावा जो बच्चे हैं 1 से 10 साल तक के छोटे जो बच्चे हैं, उनमें तेजी से बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है, और उसमें जो उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रोइंग एज के अंदर बॉडी जो है वो कंज्यूम ज्यादा करती है। बॉडी के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन हो, खास करके आयरन, वो कंज्यूम ज्यादा होता है, क्योंकि बॉडी ग्रोइंग फेज में होती है। रोज उसको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है बॉडी की ग्रोथ और फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए। तो उनमें भी आपको एनीमिया की स्थिति देखने को मिलेगी। दूसरा कारण ये होता है कि बच्चे अक्सर आप देखते हैं खाने पीने में बहुत चूजी हैं आज की डेट में। तो वो खान पीन ही उनका ऐसा है, जो खाते हैं डाइट, उसके अंदर न्यूट्रिशन होता नहीं है। तो एक बड़ा कारण वो बनता है। और दूसरा जो ग्रोथ फैक्टर है वो आपका है। तो बच्चों के अंदर भी एनीमिया होना आज की डेट में कॉमन है। इसके बाद में बुजुर्ग, जो लोग 60 वर्ष प्लस के हैं, उम्र बढ़ने के साथ में पोषक तत्वों की कमी होने लग जाती है, अवशोषण की क्षमता कम होती चली जाती है, आरबीसीज का टूटना बढ़ जाता है, बनना कम हो जाता है। तो इन ओवरऑल फैक्टर्स की वजह से एज फैक्टर भी आपका कहीं ना कहीं एक जोखिम कारक बनता है। उसके बाद में कुपोषित लोग, यानी वो लोग जिनको संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है, या वो लोग जो जंक फूड या एक तरफा डाइट लेने में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, उनके जंक फूड ज्यादा इंटेक करने की वजह से पोषण तत्व उनकी थाली से वैसे ही कम हो जाता है। तो ऐसे लोग आप देखेंगे कुपोषित, कुपोषित का मतलब वो नहीं है जिनके पास में खाने को नहीं है। कुपोषित वो लोग भी हैं जो अपना पोषण पूरा नहीं ले पाते हैं। जो लोग खूब फास्ट फूड खाते हैं, उनका खाने का जो है वो डाइट जो है उनकी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब रहती है, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, तो वो भी एक तरीके से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी उसकी वजह से कुपोषित की कैटेगरी में आ सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे डायबिटिक रोगी, जिनको डायबिटीज है, उनमें पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो सकता है, किडनी पर उनके इफेक्ट होता है ना। डायबिटीज पेशेंट्स के अंदर आप देखेंगे तो किडनी में एक्स्ट्रा लोड उनका होता है,
उसकी वजह से उनका एनीमिया का खतरा डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर भी ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद में दीर्घकालिक रोगी, जैसा कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि जिनको क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक डिजीज के अंदर भी कहीं ना कहीं एनीमिया बढ़ता है। तो जिनको क्रोनिक डिजीज है वो भी एक जोखिम कारक में है, और वो भी एक जोखिम वाली स्थिति में है कि वो भी एनीमिक हो सकते हैं, जिसमें थायराइड, किडनी, लीवर, आईबीएस, क्रोनिक इन्फेक्शन, कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं उनमें एनीमिया के चांसेस बढ़ते हैं। इसके बाद में बार बार बीमार रहने वाले लोग, जिनको बार बार किसी कारण से संक्रमण होता है, बार बार बुखार होता है, बार बार दवाइयां जिनको लेनी पड़ती है, इन कई कारणों से बॉडी के अंदर जो आयरन है वो पूरी तरीके से ना तो अवशोषित हो पाता है, ना रुक पाता है। तो आयरन भंडारण जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो धीरे धीरे ऐसे लोगों के अंदर भी आप देखेंगे एनीमिया के सिम्टम्स आपको नजर आते हैं। अधिक दवाइयों का सेवन करने वाले भी जो लोग हैं उनके अंदर भी आपको आयरन की डेफिशिएंसी मिलना एक स्वाभाविक है, एक आम बात है। याद रखें, समय पर पहचान, सही पोषण, आप एनीमिया से बच सकते हैं। खून की कमी को नजरअंदाज ना करें, संतुलित आहार, नियमित जांच जरूर करें। जांच और निदान इसके क्या है? देखिए, अगर हम जांच और निदान की बात करें तो एनीमिया की सही जांच, सही समय पर निदान से सही कारण का पता चलता है, और सही समय पर उपचार देख करके हम उनको आने वाली गंभीर स्थिति से बचा सकते हैं। एनीमिया में आप देखेंगे तो जो जांचें हैं वो सीबीसी सबसे एक मेन जांच होती है, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके जितने भी आपके कंपोनेंट हैं आपके ब्लड के, उन सब के एकदम परफेक्ट जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर भी आप अपना चेक कर सकते हैं, केवल हीमोग्लोबिन भी चेक करा सकते हैं। और हीमोग्लोबिन का स्तर आपको एचबी जो आपकी जांच होती है उससे पता चल जाता है। सीरम फेरिटिन, आयरन स्टोर जो है, ये शरीर में आयरन का स्टोर कितना है ये दिखाने के लिए जांच की जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो न्यूट्रिशन जो एक्स्ट्रा जाता है, जैसे अगर हम कोई भी न्यूट्रिशन, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा आयरन हमारे स्टोरेज के अंदर जाकर के बॉडी स्टोर कर लेती है। तो आपकी बॉडी के अंदर कितना स्टोरेज है आयरन का, वो आप आइडिया इस जांच से लगा सकते हैं। और अगर आपकी जिनकी बॉडी के अंदर आप खून की कमी देखेंगे तो उनमें स्टोरेज भी जीरो हो जाता है, क्योंकि स्टोरेज अगर है तो बॉडी उसको कंज्यूम करना शुरू कर देती है, और उसको कंज्यूम करने के बाद में भी अगर आयरन नहीं है तो फिर एनीमिया की स्थिति पैदा होना शुरू होती है। विटामिन बी 12 की जांच होती है जिससे एनीमिया का पता लगाया जा सकता है। सीरम फोलेट, फोलेट की कमी होने से एनीमिया का पता लगाने में आपको हेल्प मिलती है। इस तरीके की जो जांचें हैं, पेरिफेरल स्मीयर जो जांच है, इनमें आरबीसी के आकार का, उसकी स्थिति का पता लगा करके भी आपको एनीमिया की स्थिति पता लगाई जा सकती है। देखिए, जांच और निदान तक हमने बात करी, तो क्या लगता है आपको कि इसका समाधान भी जानना चाहिए? मैं चाहूंगा एक बार कि आप में से जितने भी लोग एक्टिव हैं, जो लोग इस मीटिंग को सीरियसली सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार आप कमेंट में जाकर के आप ये चीज जरूर कमेंट करें कि यस सर हमें समाधान चाहिए, या सिर्फ यस भी टाइप करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ कितने लोग एक्टिव हैं। हमने एनीमिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किन में होता है, जांच क्या है, निदान क्या है, वो हमने डिस्कस किया। अब हमें इसके समाधान पे चलने की जरूरत है क्या, क्या हमें इसके समाधान भी चाहिए? चलिए, बहुत अच्छा, जबरदस्त, मुझे बहुत सारे लोगों के यस मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स एक्टिव हैं, और कहीं ना कहीं वो सब लोग इसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस विथ सीरियसनेस। तो अब हम आज बात करेंगे कि